सो फ्रेंड्स, सभी लोग अपने बायोलॉजी बुक का पेज नंबर 85 खोल लेंगे, यूनिट नंबर 3, जिसको हम बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर होगा यूनिट 3 के अंदर वो होगा चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। जो हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ है ये हमारा बॉटनी के अंदर आ रहा है। बायोमॉलिक्यूल्स हम लोगों का जूलॉजी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? जूलॉजी के अंदर आएगा। एंड जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाला चैप्टर है ये भी बॉटनी का है। ठीक है, ये जूलॉजी का चैप्टर नंबर 2 में इसको पढ़ा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स का। इसके पहले हमारा टिश्यू वाला चैप्टर रहता है, जिसका मैंने वीडियो अपलोड इसके बात करेंगे। पहले हम लोग अपना यही वाला चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम पूरा देखिए एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे, इसीलिए मैं आज बोर्ड पर नहीं आप लोगों को बुक पर पढ़ा रहा हूँ। तो आइए चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी, सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली बॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। मतलब कि किसी भी कैरेक्टर के या फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा किसके, उसके अपीयरेंस के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी को लाता है। इस लाइन से इसका ये कहने का मतलब है। और अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो भिन्नता लाता है अलग अलग। एंड द अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब हम उसकी बोल सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी के बात यहाँ पर करी जा रही है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आप उसके एक्सटर्नली देख करके उसके बारे में मतलब कि कुछ भी बता रहे हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। और अगर उसके इंटरनली आप उसको मतलब चीर फाड़ करके देख रहे हैं तब उसे हम बोलेंगे एनाटमी। क्या बोलेंगे तो फ्रेंड्स? एनाटमी बोलेंगे। ये इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है सेल थ्योरी दैट एम्फेसाइज द यूनिटी अंडरलाइन द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स आइदर द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comparison this unit। तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो हमारा ये यूनिट नंबर 3 है इसमें हमको बेसिकली सेल के बारे में ही पढ़ना है कि आखिरकार सेल कैसे होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, वो डिवाइड कैसे करता है, कैसे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं। तो ये पूरा चीज़ हम लोग आपने इस वाले यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में हम लोग ये चीज़ को पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हम लोगों का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो हमारा नेक्स्ट पेज से है। तो हम चलिए डायरेक्ट वहीं पर नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो हम लोगों को ये वाला तो बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग के एक साइंटिस्ट थे, 1 मिनट में आप लोगों को लगा के 1 मिनट दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ है ना, ये वाला। तो इस लोगों को इस वाले पैराग्राफ को हम लोगों को पहले पढ़ना होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसको पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम लोगों का चैप्टर का स्टार्टिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? यहीं से हम लोगों का चैप्टर का स्टार्टिंग होता है। तो ये चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है GN रामाचंद्रन। क्या नाम है इनका? GN रामाचंद्रन। 1 मिनट आप लोग रुके रहिए, मैं पहले कैमरा को इस पेज पे एडजस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बुक में आप लोग देख रहे थे ना कि बार बार उसमें कुछ ना कुछ ग्लिच आ जा रहा था, इसीलिए मैंने इसका PDF खोल लिया है। तो अब चलिए हम लोग इसको PDF पे पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट में बढ़िया से पहले एक बार इसको फोकस में कर देता हूँ। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ कि GN रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमारे GN रामाचंद्रन थे वो मेनली रिसर्च करते थे किस पर? प्रोटीन स्ट्रक्चर पर। और प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर पर? प्रोटीन के हेलिकल स्ट्रक्चर पर। सॉरी अभी मेरे पास स्टाइलस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगे उसमें मैं एक स्टाइलस ज़रूर लेके आऊँ। तो ये है हमारे GN रामाचंद्रन जी। ठीक है, तो इन्हीं ने जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसका जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर था उसकी खोज इन्हीं ने की थी। और इन्हीं ने मद्रास स्कूल का फाउंडेशन भी किया था, मतलब कि फाउंडर थे ये मद्रास स्कूल के। एंड यहाँ पर ये उसी के बारे में है कि इन्होंने डिस्कवरीज करी हुई थी और ये लिखा है हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन
कोलेजन क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन ही है कोलेजन फाइबर। एंड पब्लिश इन नेचर, नेचर एक तरीके की बुक होती है जिसमें हर साइंटिस्ट का, हर पीएचडी करने वाले इंसान का, हर साइंटिस्ट का सपना होता है कि उसका एक ना एक बार कोई ना कोई रिसर्च नेचर में पब्लिश हो। ये एक बुक है जिसमें सारे के सारे रिसर्च पब्लिश होते हैं। और ये कब हुआ था? 1995 में हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि इन्होंने अपना एक दिया था हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का, जो कि इनका नेचर में पब्लिश हुआ था 1954 में। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड्स? हाईलाइट कर लेंगे। एंड इज एनालिसिस ऑफ ऑल आउट कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट रैंक अमंग द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इन लोगों ने इन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट नाम का एक स्ट्रक्चर दिया था, और उसी प्लॉट के मदद से हम लोगों को बायोलॉजी के कई सारे स्ट्रक्चरल थिंग्स को लर्न करने में, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली थी। तो वो इनका एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था। कैसा कंट्रीब्यूशन था? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था। किसमें? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, ठीक है। अब इनके बारे में और कुछ बात करें तो अगर इनके लाइफ के बारे में बात करें तो ये 8 अक्टूबर 1922 में इनका बॉर्न हुए थे। इनका जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कोचीन, साउथ वेस्टर्न साइड में, ठीक है, जो कि एक कोस्ट ऑफ इंडिया है। ये इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इनकी अगर फैमिली की बात करें तो इनके जो फादर थे वो एक प्रोफेसर थे। क्या थे? फादर वॉज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट अ लोकल कॉलेज, ठीक है। एंड जिसकी वजह से इन जो रामाचंद्रन जी थे, GN रामाचंद्रन जी, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्ट था मैथ्स को लेकर के। देखिए रामाचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथ, क्योंकि इनके फादर थे वो भी प्रोफेसर ही थे मैथमेटिक्स में, इसी वजह से इनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा क्या था, मैथ्स में इंटरेस्ट था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स रामाचंद्रन ग्रेजुएट इन 1942। इन्होंने अपना स्कूलिंग ख़त्म करके 1942 में ये ग्रेजुएट हो गए एज द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन BSc फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इन्होंने एक अच्छे स्टूडेंट थे तो इनको BSc ऑफ फिजिक्स का कोर्स मिल गया। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, अच्छे कॉलेज से इनको मिल गया मौका वहाँ से करने का। उसके बाद इन्होंने PhD करी कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1942। कैम्ब्रिज एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है। वाइल कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मेट लिनस पॉलिंग। किससे मिले थे? लिनस पॉलिंग से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। एंड वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सेट स्ट्रक्चर। जो हमारे लिनस पॉलिंग थे वो भी एक तरीके के बायोलॉजिस्ट ही थे, एंड उनसे मिलने के बाद ये उनके मॉडल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस से, जिनका मॉडल का क्या नाम था? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सेट स्ट्रक्चर दैट डायरेक्ट हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। इनका 78 की एज में देहांत हो गया 7 अप्रैल 2001 में। तो ये कुछ बातें थी रामाचंद्रन जी से रिलेटेड। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा वो पेज, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर पे। ये रहा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इसको अंडरलाइन कर लिया जाए दोस्तों। चलिए सॉरी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल। यहाँ पर जो हम लोगों को मेन जो बातें पढ़नी है पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को व्हाट इज सेल पढ़ना है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि आखिरकार सेल होता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये हमारे सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे मेनली दो टाइप्स होते हैं। किसके टाइप्स होते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ये कुछ सब टाइप्स होते हैं।
तो चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। ठीक है, आज बस आप लोग एक लेक्चर में मैनेज कर लीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अगले लेसन से, अगले क्लास से मैं आप लोगों के लिए एक स्टाइलिश जरूर लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड और ज़्यादा अच्छे से हो। वैसे जहाँ तक है कि मैंने बहुत ही अच्छी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ सेल। तो देखिए व्हाट इज़ सेल में हम लोगों को पढ़ना है कि यूनिसेलुलर, यहाँ पे देखिए तो ये तो एनसीईआरटी है, उतना अच्छा लिखा नहीं रहता, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी मर्जी से बता देता हूँ कि सेल की डेफिनेशन हम लोगों को पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा, व्हेन यू लुक अराउंड द सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब देखिए बहुत ही बेसिक है, आप अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर ध्यान देना रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी आप कहीं भी देखते हैं तो आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दोनों चीज़ें ही आप लोगों को देखने को मिलती हैं अपने अराउंड में। ठीक है, एंड यू मस्ट वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ वॉट इज़ इट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कि एक ऑर्गेनिज्म को ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि उसको लिविंग बना देता है। क्या बना देता है? उसको लिविंग बना देता है। ठीक है, और वॉट इज़ दैट एन इन एनिमेट थिंग्स। इन एनिमेट का मैं मतलब आपको बता दूं, देखिए इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन, यहाँ पे ये सॉरी थोड़ा ये लिखते नहीं बनेगा, मैं NL लिख देता हूँ, नॉन लिविंग। क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग। अगर कोई भी एक इन एनिमेट पार्टिकल है तो इसका सीधा यही मतलब होगा कि वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू आंसर दिस द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं जो कि हम लोगों को क्या करते हैं, लिविंग बनाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या इसका लाइन का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या मतलब है इसका कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर सेल। मतलब कि जो भी हमारे सिंगल सेल के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाइल अदर लाइक कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मैनी सेल्स। क्या लिखा है यहाँ पर, मैनी सेल्स। ठीक है, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोशिश करता हूँ कि आपको ये इतनी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज अपन लोग, यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। सेल थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, सेल थ्योरी पढ़ने के बाद हाँ ओवरव्यू ऑफ सेल हम लोग कल से पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस यहाँ से लेके 1 मिनट ये अरे यहाँ से लेकर के हम लोग को यहाँ तक पूरा पढ़ना है आज। ठीक है, अभी चलो इस पे ध्यान देते हैं जो हम लोगों का मेन टॉपिक है। चलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ सेल। तो देखिए सेल हम लोगों का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये कुछ कीड़ा आ गया था इसमें, ओह सॉरी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में आगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब अकेले रह सकते हैं इस धरती पर, एंड अपने जो भी एसेंशियल फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर एक सेल के अलावा, किसी भी चीज़ के अंदर एक सेल के अलावा, मतलब कि जो भी सेल ही है, मतलब कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर सेल अच्छे से डेवलप नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या ये कहिए कि नहीं कर पाएगा। हैंस सेल्स इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिनट। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक
फर्स्ट सॉ दैट डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। मतलब कि जो हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक थे वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, एक लिविंग सेल को देखा था। लेकिन अगर वहीं बात करें हम लोग रॉबर्ट ब्राउन की, किसकी बात करें मित्रों, हम लोग बात करें अगर रॉबर्ट ब्राउन की, इन्होंने लेटर डिस्कवर किया था क्या, न्यूक्लियस। लेकिन अभी भी हम लोग एक इंसान को भूल रहे हैं, इसको भूल रहे हैं, रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था लेकिन वो डेड सेल था। उनके बारे में आगे ज़रूर कहीं ना कहीं दिया होगा। तो अभी यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी ये कह रही है कि सबसे पहले एंटोन वैन ल्यूवेनहुक थे जिन्होंने एक डिस्क्राइब किया था कि इसको लिविंग सेल को, लाइफ सेल को। एंड रॉबर्ट ब्राउन पहले इंसान थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। मतलब कि जब हमारे यहाँ जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जब वो आ गया तो उसने सारे डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स जो भी थे सेल्स के उसको क्या कर दिया मित्रों, उसको रिवील कर दिया। क्या कर दिया, रिवील कर दिया। किसको रिवील कर दिया, जो भी हमारे डिटेल्ड स्ट्रक्चर थे सेल के। और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली हमारे साइंस को, हमारे बायोलॉजी को, कि वो सेल्स के और अंदर और ज़्यादा डीपली तरीके से जान जाए, पढ़ ले। ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर हम लोग आज पहला ऐसा क्लास ले रहे हैं जिसमें कि मैं टैब के ऊपर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बोर्ड में क्या है ना कि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है। एंड वाइट बोर्ड में क्या होता है कि जैसे कि मैं कुछ लिखूंगा फिर उसको इरेज करूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर इरेज करूंगा। अगर मुझको देखना हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको पीछे ले जा करके आपको दोबारा से कोई भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अब स्मार्ट बोर्ड ना होने की वजह से उसमें मुझको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मैं आपको दोबारा से सीएम रामाचंद्रन वाली चीज़ें यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन लोग सेल थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सेल थ्योरी। कोई बढ़िया सा कलर चूज़ करते हैं यहाँ पर। कौन सा कलर ले, पिंक ले, पिंक तो फेवरेट होगा आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकतर लड़कियाँ का पिंक फेवरेट रहता है, लेकिन हम चलिए यूज़ कर लेते हैं, अभी तक नहीं यूज़ हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सेल थ्योरी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी। तो इन 1838 जो मैथियस लाइडेन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। अभी इन लोगों का ये रीप्रिंट जो ये 27-26 में आपको दिखा देता हूँ ना, ये लिखा है रीप्रिंट 26-27 जो इस साल वाली बुक है, इसमें जर्मन बॉटनिस्ट कर दिया गया था। पिछले वाले में शायद ब्रिटिश था क्या, आई थिंक सो दैट ब्रिटिश ही था, लेकिन अभी जर्मन है। आप लोगों को जर्मन याद करना है, जर्मन से आपका मतलब है पिछला जो भी था भूल जाइए। जो अभी हम लोगों के एनसीईआरटी में दिया है हम लोगों को उसको पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। क्या पढ़ा, मतलब कि किस पे रिसर्च करी थी, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। और उस पर रिसर्च करने के बाद इनको क्या पता चलता है, क्या पता चलता है दोस्तों, उस पर रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट, या फिर प्लांट टिश्यू। देखिए प्लांट की बात चल रही थी तो हमने ग्रीन कलर का यूज़ कर लिया, मज़ा आया आप लोगों को। ठीक है, अभी एनिमल्स की बात चलेगी तो रेड कलर का यूज़ कर लेंगे, अंडरस्टैंड नॉट। एट अबाउट द सेम टाइम जो हमारे थियोडर थे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे होगा, जो हमारे थियोडर स्वान थे, इनका पूरा नाम क्या है, थियोडर स्वान। यहाँ पर थियोडर लिखा है, स्वान ये लिखा है, ये रहा। 1839 में, कब, 1839 में ये एक जूलॉजिस्ट थे। अगर ये जूलॉजिस्ट, जाहिर सी बात है कि इनकी रिसर्च किस पे हो रही होगी, सॉरी वो गलती से बैक हो गया था। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ थियोडर स्वान थे जो कि एक जर्मन के जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने स्टडी करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पर। किस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पर। एंड इन्होंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल पर इन्होंने स्टडी करी। एंड इन्होंने बताया रिपोर्ट दैट सेल आर थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या, सेल के बाहर एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो कंक्लूड, मतलब कि इन्होंने और भी एक चीज़ बताया, बेस्ड ऑन इज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू। देखिए ये प्लांट टिश्यू पर भी रिसर्च कर रहे थे, स्टडी करी थी इन्होंने, तो वहाँ पे इन्होंने उससे क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। मतलब कि ग्रीन कलर लेंगे, प्लांट्स की बात छिड़ गई है यहाँ पर,
ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कनेक्टर ऑफ प्लांट सेल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या बताया कि जो प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है वो उनका एक यूनिक करेक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज दैट हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने क्या बोला कि इसी हाइपोथेसिस पर एक हाइपोथेसिस बना, स्वान हाइपोथेसिस, उन्होंने बताया कि जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं एंड जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, क्या बताया, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, वो कंपोज होते हैं सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल के ऊपर। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आया बेटा? देखो दो वाला, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो बिना बेझिझक एकदम आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? कमेंट की मदद से। कमेंट में आप लोगों का ज़रूर पढ़ता रहता हूँ, पढ़ूँगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में और आगे। तो यहाँ पर लिखा है कि स्लाइड एंड सन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल वर फॉर्म्ड। मतलब कि जो, एक मिनट इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, जो भी हमारे ये स्लाइडन एंड स्वान थे, इन्होंने जो भी सेल थ्योरी यहाँ पर फॉर्मुलेटेड की, क्या करी, यहाँ इन्होंने जो भी सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी, इसमें उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि आखिरकार जो नए सेल होते हैं वो आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं। तो इसी जगह पर एक और शख्स की यहाँ पर एंट्री होती है। क्या होती है? एक शख्स की यहाँ पर एंट्री होती है और उस शख्स का नाम क्या होता है मित्रों? उस शख्स का नाम होता है रडोल्फ वर्चो। क्या नाम होता है उनका? रडोल्फ वर्चो। विरचाओ नहीं होता है, कुछ लोग इसको विरचाओ पढ़ेंगे, VERCHOW बोल करके इसको विरचाओ बहुत लोग पढ़ देते हैं, लेकिन विरचाओ नहीं पढ़ना है हम लोगों को। समझ में आया? अब कौन सा कलर लें? लेवेंडर कलर लेंगे। चलिए ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया कि कैसे नए सेल्स बनते हैं, इन्होंने पहली बार ये चीज़ बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है? हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं कि फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने बोला कि जो भी हमारे पुराने सेल होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल का जो पहले से पाए जाने वाले सेल होते हैं, उन्हीं सेल्स से हमारे नए सेल आते हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, देखिए रिवील करता हूँ मैं, क्या लिखा है यहाँ पर? ओमनिस सेलुलाई सेलुला। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने जो भी स्लाइडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस थी उसको इन्होंने मॉडिफाई किया और एक फाइनल लुक दिया। किसको? सेल थ्योरी को। किसको फाइनल लुक दिया? सेल थ्योरी को इन्होंने फाइनल लुक दिया। ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगा, कोई और कलर लेते हैं। ठीक है, एंड गिव द फाइनल थ्योरी टू द, ये रहा फाइनल, सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप इन्होंने प्रोवाइड किया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा जितना भी यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने किया हुआ है। और यहाँ पर फाइनली हम लोगों को दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कितने रिजल्ट देखने को मिलते हैं? दो रिजल्ट। एक ये दोनों हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड दूसरा है ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जिसके लिए एक लाइन क्या बोली गई? ओमनिस सेलुलाई सेलुला। क्या लाइन बोली गई? ओमनिस सेलुलाई सेलुला। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों की क्लास यहाँ पर एंड होती है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि जब भी अपन लोग अगली क्लास में मिले पहचान जाए कि हम लोगों ने अपने क्लास को यहीं पर एंड किया था। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को ये पूरा जितना भी है यहाँ पर, ये वाला पेज, सॉरी ये वाला पेज पूरा पढ़ के आना है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ के आना है एंड ये वाला भी पूरा पढ़ के आना है। मैं अगले क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। क्या करूँगा? कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है, देखते हैं अगली बार अगर स्टाइलस हो सकता है तो मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर यहीं पे
इसी चीज़ के साथ में ख़त्म हुआ, मतलब कि लेक्चर 1 यहाँ पे मैं लिख के जाऊँगा ताकि अगले बार हम लोगों को याद रहे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? एक साइंटिस्ट के नाम बारे में पढ़ा है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, तो यहाँ पर हम साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे सिर्फ। ये हम लोगों ने किन के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। जीएन रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ पढ़ी है सेल थ्योरी, ठीक है। एंड डिस्कवरीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? डिस्कवरी के बारे में। यहाँ पर हम लोगों को उनके बारे में नहीं बताया गया था। किसके बारे में? रॉबर्ट हुक के। तो मैं आपको बता दूँ कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहला सेल फाइंड किया था। लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल इन्होंने फाइंड किया था। किस पर? एक कॉर्क पर, मतलब कि पेड़ की छाल पर, ठीक है। आई थिंक सो दैट कंफर्म नहीं है, लेकिन 1835 में इन्होंने उसको फाउंड किया था, ठीक है। 1835 में फाउंड किया था। एक बार आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्निंग्स। बने रहिए आदित्य लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा जो ना समझ में आए, ठीक है। बाय बाय।